बंगाल के बदलते सियासी रण में ममता बनर्जी बार बार यू टर्न क्यों ले रही हैं? क्या ममता बीजेपी की सियासी घेरेबंदी से हताश हो चुकी हैं? क्या हार के डर से ही ममता बदजुबानी पर उतर आई हैं? या वोटर्स की सहानुभूति पाने के लिए ममता चुनाव आयोग से लेकर सीआरपीएफ तक से पंगा ले रही हैं? इसी मुद्दे पर होगी आज की हमारी चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए क्या है आज दिन भर में बंगाल का चुनावी हाल। क्या विधानसभा चुनाव में हार के डर से हताश है ममता बनर्जी? क्या हताशा में बयान देकर अपनी परेशानी बढ़ा रही है दीदी? क्या बीजेपी की सियासी घेरेबंदी से उलझ कर रह गई है ममता बनर्जी? कभी ममता बनर्जी चुनाव में ड्यूटी निभा रहे सुरक्षा बलों पर सवाल उठा रही हैं। CRPF is doing the nuisance. I respect the CRPF. Which CRPF? Who are real jawans. But I don't respect the BJP CRPF who are doing the nuisance, beating the women and killing the people. कभी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। I'm sorry, Mr. Election Commission, you must know an Home Minister how the women journalists are being heckled by BJP workers also in every rally. कभी सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता तलाश रही है। ओम सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दिनों दिन करवट लेती बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी बार बार यू टर्न ले रही हैं। जानकारों के मुताबिक सियासी बिसात में दीदी इतनी बुरी तरह घिर चुकी है कि उन्हें बच निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं सूझ रहा। एक तरफ बीजेपी ने मजबूत घेरेबंदी कर ममता की टेंशन बढ़ा रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ करीबी नेताओं की बगावत से टीएमसी का कुर्बा बिखर रहा है। तो चुनावी ड्यूटी निभा रही सीआरपीएफ की सख्ती भी टीएमसी की उम्मीदों पर पानी फेर रही है। रही सही कसर चुनाव आयोग के कसते शिकंजे ने पूरी कर दी है। ममता बनर्जी के बिगड़े बोल पर चुनाव आयोग ने 2 दिन में उन्हें दूसरा नोटिस थमा दिया। पहले नोटिस में चुनाव आयोग ने ममता से सांप्रदायिकता वाले बयान पर सफाई मांगी, तो दीदी को थमाए दूसरे नोटिस में आयोग ने ममता बनर्जी से सुरक्षा बलों के रोल पर सवाल उठाने को लेकर जवाब तलब किया है। बीजेपी के मिशन बंगाल में जुटे गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीआरपीएफ पर सवाल उठाने को लेकर ममता को घेरा। ममता दीदी है जो एक जमाने में कहती थी कि सीआरपीएफ को भेजे, यहाँ पर चुनाव में रेगिंग हो रही है। वही ममता दीदी आज कह रही है कि सीआरपीएफ रेगिंग कर रही है। चौथे चरण की वोटिंग से ठीक पहले एक तरफ ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग का शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी से भी उन्हें हर मोड़ पर कड़ी चुनौती मिल रही है। उस पर अफसोस ये कि उनकी पार्टी में हुई टूट-फूट के बाद उनके विश्वस्तों की फहरिस्त भी काफी छोटी हो चुकी है। टीम न्यूज़ देशक। तो बंगाल चुनाव पर बात करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सुबीर भौमिक वरिष्ठ पत्रकार कोलकाता से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मानव जायसवाल टीएमसी के लीडर, वो भी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ धीरेन्द्र पंडित मेरे वरिष्ठ सहयोगी मालदा से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ तापस सेन गुप्ता मेरे वरिष्ठ सहयोगी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरे साथ सौरभ सिकदर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मानव, मैं आपके पास आना चाहूंगा और यह समझना चाहूंगा कि क्या दीदी को लगता है कि हर बारी आरोप लगा देने से या पांव के बारे में कहने से कि मेरा पांव टूट गया या मुझ पर हमला हुआ, इस सहानुभूति के चलते उनको वोट मिल जाएंगे? मानव सर, पहले तो नमस्कार सर आपको, और आपके माध्यम से सारे पैनलिस्टों को नमस्कार और पूरे देश को प्रणाम। जहां तक ये बातें हो रही है सर, आप बताना चाहते हैं कि जो उनकी पैर जो चोटिल हुई है, क्या वो नाटकीकरण है? अरे भाई, उसमें सुप्रीम कोर्ट में अर्जी चली गई कि वो पांव इस तरह से हिला रही है जिससे लग रहा है कि वो नाटक कर रही हैं। ये मेंशन किया गया सुप्रीम कोर्ट में, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ है आज। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। सुप्रीम कोर्ट डिस्कशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पास फार्मर्स जो मर गए उनके लिए नहीं है, लेकिन एक फिजियो के तहत अगर कोई अपने पांव को एक्सरसाइज में हिलाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय है। तो बहुत अच्छा है सर। सुप्रीम कोर्ट किसके लिए काम कर रही है ये आप सिद्ध कर रहे हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी की हो गई, सीआरपीएफ बीजेपी की, चुनाव आयोग बीजेपी का, सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी का हो गया। मानव जायसवाल, क्या आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? क्या आप ये कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास, मैं नहीं कह रहा हूं, मानव जायसवाल कह रहे हैं, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। नहीं, सुन लीजिए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब होगा जब मैं सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करूंगा, जो मैं नहीं कर रहा हूं, जो आप कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं बता देता हूं। अच्छा, उन्होंने कहा कुछ लोगों पर हमला किया, लगा उनको लोहे का खंभा था।
ये चुनाव आयोग साफ कर चुका है अपनी रिपोर्ट में। ये चुनाव आयोग साफ कर चुका है अपनी रिपोर्ट में। सर सुनिए, मैं आपको और चुनाव आयोग भी कह रहा है कि जानबूझकर किया ममता जी ने, सिंपैथी पाने के लिए। ये हमारा एनालिसिस है पत्रकारों का और बाकी इंटेलेक्चुअल्स का। सर हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट और आप बात कर रहे थे, जो केस गया है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अपनी टिप्पणी देती है। इलेक्शन कमीशन किसके फेवर में टिप्पणी दे रही है, ये आप सिद्ध कर रहे हैं। आज एक महिला को चोट लगा है, वो चोटिल है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को लग रहा है डर, क्योंकि बीजेपी जानती है कि उनके पास तो ऑप्शन है नहीं। हमने कार्य का निर्वाह किया है सर। जो महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उनके लिए मातृयान भी बनाई है, 12 वेटिंग हट्स भी बनाए हैं, घर घर बच्चों को साइकिलें दी कि वो स्कूल जाके पढ़ सके। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है सर? कन्याश्री यूनाइटेड नेशन ने हमको दिया सर। हमने कार्य का निर्वाह किया है, उसके लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी किसके लिए वोट मांग रही है बताइए? तो फिर इतनी बौखलाहट और डर क्यों मानो फिर इतनी बौखलाहट और डर क्यों? हर संस्था पर हमला क्यों? मुझे बताइए ना। जब सब कुछ इतना गुटी है तो आपके लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आपको चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट क्यों कहना पड़ रहा है? आपको सीआरपीएफ को बीजेपी का एजेंट क्यों कहना पड़ रहा है? नहीं सर, मैं बता दे रहा हूँ। आज जो सीआरपीएफ, जो तारकेश्वर में जो इंसिडेंट हुआ, जो एक नाबालिग बच्ची के साथ जो दुराचार हुआ, फिर वो सीआरपीएफ को मैं उसमें नहीं बोलूंगा, लेकिन वो जो इंसान, जो मनुष्य सीआरपीएफ के ड्रेस में था, मैं उसको खंडित करता हूं सर। मैं उसकी मानसिकता को क्वेश्चन कर सकता हूं, मैं सीआरपीएफ को क्वेश्चन नहीं करूंगा। इसीलिए मैं, हमारी नेत्री ने बोला, वर्दी के पीछे कौन है? क्या वो सच में वो जवान है कि वो बीजेपी के प्रभाव में कुछ काम कर रहे हैं? सर बीजेपी प्रचंड पार्टी है सर, 1:100 का रेशियो है सर। एक महिला और कौरवों की सेना चक्रव्यूह रच रही है। मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं भाई। चक्रव्यूह से तो अभिमन्यु भी नहीं निकल पाया था भाई। चक्रव्यूह से तो अभिमन्यु भी निकल नहीं पाया था। ममता जी कैसे निकलेंगी? मतलब आप मान चुकी हैं कि आपने मान लिया, मानव जायसवाल, कि बीजेपी ने आपके लिए चक्रव्यूह बुन लिया है। आपने मान लिया इस बात को। यही सर, और हमने चक्रव्यूह को भेद भी दिया, तोड़ भी दिया। ठीक है, सीधे सौरभ सिकदर के पास चलता हूँ। सौरभ सिकदर, क्या ममता आपके चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगी? ये कह रहे हैं तोड़ भी दिया और भेद भी दिया हमने। सर बोल देता हूँ मैं, शायद उनकी आवाज नहीं जा रही है। देखिए बोलिए सौरभ जी, इतना पॉज मत दीजिए। देखिए, महाभारत में जो है खाली अर्जुन नहीं थे और बाकी सारे पांडवों मिलके भी वो चक्रव्यूह तोड़ने में अभिमन्यु का मदद नहीं कर पाए थे। तो अभी मानव जी को मैं सीधा एक बात बोल रहा हूँ। मानव जी, जब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा शांत हो जाइए। आपके बोलने के टाइम पे मैं नहीं बोला था। आप यार डिबेट करने आए हैं, यहाँ पे लड़ने नहीं आए हैं। आप लड़ने नहीं आए हैं, डिबेट करने आए हैं यहाँ पे। नहीं सर, बहुत अच्छा बात बोला है सर। आपने मान लिया कि अभी ऐसा है। देखिए, ममता बनर्जी जी ने आप शिकस्त है उसको सूंघ लिया है, और जब से उसने ये शिकस्त सूंघ लिया है, नंदीग्राम में वोट होने के बाद से ममता बनर्जी बौखला गई है। उसके बाद उसने सीधा क्या कर रही है कि अभी सीधा आके वो कभी सीधा इलेक्शन कमीशन के ऊपर निशाना कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि सीआरपीएफ बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मानव जी, आपको अगर ज्ञान नहीं है तो सुन लीजिए कि जब निर्वाचन कमीशन के अंडर सीआरपीएफ रहता है या कोई भी केंद्रीय बल रहता है, उसमें होम मिनिस्ट्री का कोई बात नहीं चलता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं चलता है। जब तक वो निर्वाचन आयोग के अंदर है तो निर्वाचन आयोग ही उसको परिचालना करेगा। आप निर्वाचन आयोग ममता बनर्जी जी इसीलिए उठा रहे हैं कि 2 मई के बाद उसका जो राजनीतिक सलाहकार है ना, जिसने बोला था कि हम छोड़ देंगे, तो वो अभी से उसको बोल रहे कि भाई 2 तारीख हारने के बाद बाहर बनाने के लिए सारे हथकंडे अपना रहा है। ये जो है शिकस्त सुनने के बाद ममता जी अभी जस्ट 2 मई के बाद का प्लानिंग कर रहे हैं कि लोगों को हम क्या बोले जाके। ठीक है, मानो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 10 साल पहले 2011 को याद करिए। सौरभ दा, 1 मिनट रुकिए। मानव जी, आप 2011 को याद करिए। तब ममता बनर्जी ने कहा था
कि लेफ्ट जो है चुनावी हिंसा कर रही है, मुझे बचाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस दी जाए। पैरामिलिट्री फोर्सेस आई और 2011 में आप जीते और 2011 में आपने पहली बार सरकार बनाई। अब वही सीआरपीएफ आपको बुरी लगने लगी, अब वही सीआरपीएफ आपको बुरी लगने लगी, अब वही पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बोल रहे हैं। मतलब समय के साथ आप बदल जाते हैं क्या? समय के साथ बदल जाते हैं क्या? अरे सर संशोधन करने दीजिए सर। हाँ सर, 2011 की बात आपने सही कही सर। हमारी नेत्री अकेले लड़ रही थी, वो लाल झंडे से, हाफ पैंट वाले कहीं दिख नहीं रहे थे। सही पकड़ा है सर। और सर 10 साल हो गए, 10 साल में पिछले 7 साल ने आज भी अकेली है, बाकी सब भाग गए। शुभेंदु से लेकर राजीव बैनर्जी तक एक मदन मित्र ही दिखाई देते हैं कभी कभी, बाकी सब भाग गए। आज भी अकेली है। सर सुनिए सर, ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना वर्चस्व क्यों बना था? क्योंकि हमारे भारतीय में कोई जो मीर जाफर जैसे लोग थे, जो दोगले लोग थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन करके ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर से अंदरूनी तरीके से सपोर्ट किया। आज बीजेपी वही कर रही है कि जितने भी टर्न कोट्स हैं, जो यहाँ से वहां भाग रहे हैं, जिनको अपने मुंह छुपाने की जगह नहीं है, उनको लेके एक सरकार चलाना चाहती है। और सर आपने कुछ एक देर पहले बोला कि जिस तरीके से बीजेपी समीकरण बना रही है, ये समीकरण बौखलाहट की है। इतना डेस्परेशन, इतनी तत्परता, सुबह से शाम 3-3 तो मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, जनसभाएं। लेकिन यहाँ पे इनके लोकल लीडर्स नहीं है। दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, सब जगह से पूरा देश सिर्फ बंगाल पे चिंतित है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक नेत्री है जिसने अपने कार्य का निर्वाह किया है और वो जीत रही है। लेकिन बौखलाहट क्या है? ठीक है, मैं आप ही का सवाल लेके जाता हूँ। सौरभ सिंह साहब कह रहे हैं कि अर्जुन पांडवों के होने के बाद भी चक्रव्यूह नहीं टूटा था। मानो आपको उलाहना दे रहे हैं कि आपने तो मान लिया आप कौरवों की सेना है, एक के वर्सेस 100, एक ममता बनर्जी और 100 आपके लीडर। पूरा देश से नहीं, मैंने दीपक जी इसीलिए बोला था कि कभी जया बच्चन को बुला के ला रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव को बुला के ला रहे हैं, कभी जसवंत जी को बुला के ला रहा है। तो पूरा भारत से लोग तो बुला ये रहा है, दूसरा पार्टी के वो भी। और हम तो है खाली हमारे जो परिवार है हम उसको लेकर लड़े। भैया हमारा परिवार बड़ा है, इसमें हमारा कोई कसूर तो है नहीं। वो तो ममता बनर्जी जी भी कोशिश किए थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाने के लिए, तो बाहर क्या हाल हुआ था, क्या हाल हो गया था? सारे जगह पार्टी का चट्टी वट्टी गोल हो गया, खाली बंगाल में बचे रहे। और 2 तारीख के बाद से अभी दुकान बंद होने वाला है। दूसरा, अमित शाह जी ने आज से 1 साल पहले कहा था कि दीदी आपके साथ कोई नहीं रहेंगे, आप और भतीजे रह जाएंगे। तो अभी तो इसी बात का जिक्र हो रहा था कि 1-2 का लीडर आपका रह गया और जो लोगों ने तृणमूल कांग्रेस बनाए थे वो लोग सब अब अपने साथ है। ठीक है, किसको छोड़ के किसको बोलिएगा? धीरेन्द्र, पार्टी छोड़ने वालों को, मानव जी रुकिए, मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। धीरेन्द्र, पार्टी छोड़ने वालों को तृणमूल के नेता मीर जाफर कह रहे हैं। क्या पार्टी छोड़ने का वाकई उनके पास कोई सॉलिड रीजन था? और क्या बंगाल की जनता जिन्होंने पार्टी छोड़ी है टीएमसी, उनको वाकई मीर जाफर समझती है जो उनके वोटर हैं? अरे आवाज करो, आवाज। यही सवाल तपस से लेता हूं मैं। तपस, जवाब दीजिए। उनको काफ़ी हद तक जो राजनीतिक डेवलपमेंट हर रोज़ होता है उसकी जानकारी होती है। अगर आप कहें कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़कर गया क्या वो मिर्ज़ाफ़र है सही मायने में, तो ये कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े हुए जो लोग थे, चाहे वो अधिकारी फैमिली हो या फिर राजीव बनर्जी हो, तो ये लोग ममता बनर्जी के साथ बुरे वक्त में भी थे। जब ममता बनर्जी पावर में आई उस समय भी थे, तो वो क्यों छोड़ कर गए? कहीं ना कहीं भाईपो यानी अभिषेक बनर्जी की तरफ जितना झुकाव देखने को मिला पिछले 5 सालों में, 2016 के चुनाव के बाद जिस तरह से अभिषेक बनर्जी के हाथों में ये बैटन थमा दिया गया था कि तमाम बड़े नेता, वो मदर तृणमूल कांग्रेस हो या फिर तृणमूल कांग्रेस के जो युवा विंग हो, उनके बीच कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिला। और ये ऐसी बात नहीं है कि इन बातों को उठाया नहीं गया था। कई समय ऐसा हुआ था, वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग, जो कोर कमेटी की मीटिंग होती है ममता बनर्जी के घर पे, इस बारे में चर्चा भी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि वो धृतराष्ट्र बनकर ममता बनर्जी ही बैठी रही। तो एक सवाल तो ये खड़ा होता है कि ममता बनर्जी के कोर
कमेटी ने क्यों कोई फैसला नहीं किया। अब विकल्प की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी जैसे मजे हुए राजनीतिक नेता जो है उन्हें तो एक ऑल्टरनेटिव रास्ता चाहिए था और बीजेपी वो रास्ता देने के लिए तैयार थी, तो ये बीजेपी में चले गए। अगर लोगों के अंदर क्या एक्सेप्टेंस रहा है, अगर आप बात करें, बस भारत के राजनीति में ये कोई नया मसला नहीं है कि कोई पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए, क्योंकि लोग आज ये भी बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी भी कभी यूपीए के साथ थी, कभी ममता बनर्जी एनडीए के साथ थी, फिर एनडीए से बाहर आ गई, अब एनडीए से एकदम कांटे की टक्कर ले रही है। तो ये भारत के राजनीति में ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो है ये होता रहता है, तो और इसमें आम लोगों को कितना फर्क पड़ेगा ये शायद लोगों के जहन में अभी भी है। ठीक है, चाहे बीजेपी चले जाए या तृणमूल में रह जाते हैं तो आम लोगों को क्या फर्क पड़ता है। मैं सीधे धीरेन्द्र के पास चलता हूँ। धीरेन्द्र, एक सवाल का जवाब दीजिए। अपने पांव के चोटिल होने को मुद्दा बनाना, चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बताना, सीआरपीएफ के लोगों को बोलना कि वर्दी के पीछे बीजेपी वाले लोग अपने लिए सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। दीदी, क्या ये सहानुभूति जुटा पाएंगे? वो क्या इससे वोट मिल पाएंगे दीदी को? आपको क्या लगता है ग्राउंड पर? देखिए, मैं इस बात के लिए बिल्कुल मैं मानता हूं कि यहाँ ममता दीदी अगर कोई सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रही, जो कि वो लगातार अगर हम लोग देख रहे हैं तो उस तरफ उनके कदम दिखते हैं, लेकिन वो कोई सहानुभूति यहाँ जुटा पाएंगी इसलिए संदेह है दीपक जी, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा वोट ध्रुवीकृत वोट है। जहाँ जहाँ जिन हिस्सों में वो यानी पहले से डिसाइडेड किया हुआ वोट है, जो ये तय कर चुका कि उसको उनको हटाना है या रखना है। इसीलिए आप हिंसा की बढ़ती हुई घटनाएं देख रहे हैं। और अब हम जिस तरफ हैं इस हिस्से में जब वोटिंग होगी कल, वहाँ हिंसा की और घटनाएं अभी से पहले बता सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं वहाँ करने की कोशिश की जाएगी। उसी को रोकने के लिए सुरक्षा बल है। और अगर इस पूरे गौर को काम करते हैं तो एक और चीज जो दीपक जी अब तक देखने में नजर आ रही है कि कोई एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है उनकी स्ट्रेटजी में, उनके बयानों में और उनका एक मंच से दूसरे मंच से जाने के बीच का जो एक दायरा होता है, उसमें निश्चित होता है कि हमको इस मंच पर यह कहना है, इस पर यह कहना है। ऐसा देखने की बजाय उनको रिएक्शंस आप ज़्यादा देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वहीं स्पॉन्टेनियसली वहाँ स्ट्रेटजी बनाने की बजाय वहाँ फैसला कर रही हैं और उसको देखते हुए आगे जा रही हैं। लिहाजा इसमें कि वो सहानुभूति जुटाएंगी या उनको सहानुभूति मिलेगी, इस पर संदेह है, क्योंकि बंगाल में जिस तरह से वोटिंग पैटर्न है, जिस तरह से वोट पड़ती है, जैसा यहाँ का राजनीतिक लाइफ स्टाइल है, उसमें पहले से तय हो जाता है और उसमें वोट इस तरफ से उस तरफ नहीं जाते। सीधे इसी सवाल को सुबीर भौमिक जी के पास ले जाते हैं। क्या सहानुभूति मिल पाएगी ममता बनर्जी को? सुबीर दा, अब मैं यहाँ बोलूं तो शायद मेरे तृणमूल के मित्र नाराज हो जाएंगे। 1988 का एक बात करता हूँ, त्रिपुरा में चुनाव होने वाला था और उस वक्त ममता जी कांग्रेस में थे, युवा कांग्रेस के सभानेत्री थे। बंगाल में गए, त्रिपुरा में बाएं हाथ में प्लास्टर, सीपीएम ने हमको मारा है, पीटा है, बड़ा हल्ला। शाम को हम लोग सर्किट हाउस में गए तो दाएं हाथ में प्लास्टर, यानी कि बैंडेज दाएं हाथ में। तो हमने पूछा सुबह आपका बाएं हाथ में प्लास्टर था, शाम को दाएं हाथ में ये क्या चक्कर है? तो कोई जवाब दिए वगैरह चली गई। आप समझ लीजिए कि ये सब जो सिंपैथी वाला पॉलिटिक्स जो है ना इनका, ये चलता रहता है। अब आज के तृणमूल वाले नहीं जानेंगे, हम ममता को बहुत सालों से देख रहे हैं भैया। तो ये जो एक पिच उठाना, एक हल्ला करना, विक्टिमहुड पॉलिटिक्स कि हमारे खिलाफ सभी है, हम अकेला लड़ रहे हैं, रानी ऑफ झांसी, इस टाइप का एक नैरेटिव वो खड़ा करते हैं। अब जो सीआरपीएफ वगैरह पे हमला, ये भी दिखाने का एक ही चीज है। मैं कल भी आपको कह रहा था कि दिल्ली वर्सेस बंगाल सब हमारे खिलाफ है, हम अकेले लड़े जा रहे हैं, हाँ अकेले लड़ रहे हैं, अकेला गढ़ संभाल रहे हैं। ठीक है, इसी सवाल को ले चलता हूं इनके सिंह साहब के पास। एक सेकंड हाँ, बोलिए जल्दी से। इसमें एक चीज एक याद रखने का है कि बीजेपी आरएसएस या लेफ्ट का जो एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स था, चिंतन सभा होता है, स्ट्रेटेजी सेशन, ये सब ममता बनर्जी के पार्टी में नहीं होता है। वो जब गट फीलिंग के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, वो जहां पहुंचते हैं, उनको जब लगता है कि यहाँ ये मुद्दा उठाना चाहिए, वो मुद्दा उठा के उस पर वो वार कर देते हैं। इसमें कोई जो स्ट्रेटेजी, सिस्टम, कोई फॉर्मल इनपुटिंग, ये सब नहीं होता है। और यही वजह है कि इनके पार्टी के साथ प्रशांत किशोर का आईपैक का काफी गड़बड़ है, क्योंकि वो चाह रहे हैं थोड़ा सिस्टम लाने का, थोड़ा कॉर्पोरेट कल्चर लाने का। तृणमूल में वो चलने वाला नहीं। ठीक है, तो ये विक्टिमहुड की पॉलिटिक्स, सबसे पहले इनके सिंह सर, विक्टिमहुड के पॉलिटिक्स और दूसरा गट फीलिंग के आधार पर पॉलिटिक्स। अभी ऐसा लगा तुरंत रिएक्ट करा, अभी दूसरा लगा तुरंत रिएक्ट करा। क्या ये ममता बनर्जी की ये पुरानी, जिसके चलते वो लड़ाका रही, रॉयल बंगाल टाइग्रेस रही, ये इस बार काम आ पा रही है?
नहीं, वो जमाना और था जबकि 3 दशक पहले इस तरह की पॉलिटिक्स चलती थी। आपको याद होगा इंदिरा गांधी के मरने के बाद कांग्रेस किस तरह से पूरे उत्तर भारत ही नहीं पूरे देश भर में किस तरह से उन्होंने 48.15% वोट लेके और 415 सीटें पाई। ये विक्टिमहुड का कार्ड अब नहीं चलता, और वो भी पॉलिटिकल पार्टीज को ये एक आध दिन तो चलता है, लेकिन पूरा फॉर्मेट ही आपका इसका हो। सीआरपी भी मुझे बर्बाद कर रही है, इलेक्शन कमीशन बर्बाद कर रही है। अभी मैं सुन रहा था टीएमसी के स्पोक्स पर्सन को, उनको कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट किसके लिए काम, ये जो सेंटेंस आपने कहा है, यस स्कैंडलाइजेशन, उसका सेक्शन पढ़ लीजिए, स्कैंडलाइजिंग एन इंस्टीट्यूशन और लोअरिंग द प्रेस्टीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इसमें आता है। ये क्लियर कंटेम्प्ट है। कृपया आप लोग इससे बचें। आप इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं, कोई बात नहीं, आप सीआरपीएफ को गाली देते हैं, कोई बात नहीं, ये उस डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में आता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये सेंटेंस कहना, और मैं तो चाहूंगा कि चैनल इससे अपने को डिसोन करे कि इस तरह के सेंटेंसेस से हम बिल्कुल डिसोन करते हैं, क्योंकि ये शुद्ध कंटेम्प्ट है। और आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इस तरह के विक्टिमहुड बहुत दिन तक चलते नहीं है, विक्टिमहुड चलता नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, फिर आऊंगा आपके पास। मुझे एक ब्रेक लेना है, मेरी मजबूरी है। ब्रेक के बाद फिर वापस लौटते हैं और चर्चा हमारी जारी रहेगी कि गट फीलिंग की पॉलिटिक्स, विक्टिमहुड की पॉलिटिक्स क्या ममता की चल पाएगी? क्या बीजेपी जरूरत से ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गई है इन चुनाव में, जो ममता पर इस तरीके के हमले कर रही है? ब्रेक के बाद तो हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ बंगाल की, बात कर रहे हैं कि दीदी की विक्टिमहुड पॉलिटिक्स कि सब मेरे खिलाफ है, पूरी दिल्ली पूरी बीजेपी मेरे खिलाफ है, मुझे वोट दीजिए, क्या ये चल पाएगी? क्या उनकी गट फीलिंग पॉलिटिक्स, जिसमें वो चुनाव आयोग से लेकर सीआरपीएफ पर भी हमला कर देती हैं, कहने लगती हैं कि मुझ पर शारीरिक हमला हुआ, और उसके बाद वो प्लास्टर लेके सबके सामने आती हैं। क्या वाकई वोटर पश्चिम बंगाल का उन्हें अपना फिर से एक बार नेता मानेगा? इसी पर बहस चल रही है। मेरे साथ एनके सिंह साहब है, वरिष्ठ पत्रकार, सुबीर भौमिक है, वरिष्ठ पत्रकार, सौरभ सिकदर है, बीजेपी के नेता, मानव जायसवाल है, टीएमसी के नेता, और मेरे साथ मेरे सहयोगी तपा सेन गुप्ता हैं। मानव जी, मैं सबसे पहले आना चाहूंगा, मैं भी ये मानता हूं, मेरे तीनों सहयोगियों से एग्री करता हूं कि भाई अब विक्टिमहुड पॉलिटिक्स का जमाना नहीं रहा। आइदर यू परफॉर्म और यू पेरिश। मुझे ऐसा लगता है कि दीदी इन दोनों के बीच कंफ्यूज हो गई है। उनको लगता है कि अभी भी ये 2010-2011 वाला जमाना है, जब मुझे पीट दिया गया, मुझे मार दिया गया, मैं अकेली महिला, मेरे साथ लेफ्ट मिलकर अत्याचार कर रही है। ठीक वही एनालॉजी वो अब 2021 में बीजेपी के खिलाफ बनाना चाहती हैं। क्या ये चल पाएगा आपके हिसाब से? सर, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई विक्टिम कार्ड हमारे पास है नहीं। कम से कम ये तो है कि भाई जो हमारे साथ हो, ये स्वतंत्र देश है हमारा। अगर आप बोलना चाहते हैं कि स्वतंत्रता भी लोग खो दें, और अगर मुख्यमंत्री अगर नहीं बोलेगी तो सर कौन बोलेगा? सिर्फ मन की बात एक व्यक्ति विशेष तो है नहीं। और जहां तक दूसरी बात है सर, जहां तक हमारी रिपोर्ट कार्ड की बात है, जो आधुनिकीकरण की बात आप कर रहे हैं, जो डिजिटल इंडिया की बात आप कर रहे हैं, हमने बंगाल को खुद आत्मनिर्भर बनाया है, और हमारा रिपोर्ट कार्ड सर्व है, सबके पास है। आप जाके देख लीजिए, हर मंच में हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हर गृहिणी के पास हमारा रिपोर्ट कार्ड है। हमने शौचालय जब बनाए, जब मोदी जी आए भी नहीं थे, तब से हमने शौचालय बनाने की कोशिश करी, और आज के डेट में जितनी महिलाएं यहाँ काम करती हैं, उनके लिए वो शौचालय परस्पर काम आता है। हमने जब बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिलें दी, तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रिशिएट किया। कहाँ है ये तो आप नहीं बताएंगे सर। हमारे यहाँ जिस तरीके से हमने महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित 12 वेटिंग हट्स बनाए, उनके लिए हमने मिडिल जो वुमेन होती है उनके लिए हमने जो काम किया, ये कहाँ है सर? कौन से प्रांत में? अच्छा, मुझे बता दीजिए ना, फिर ह्यूमन राइट इंडेक्स में कोलकाता, पश्चिम बंगाल इतना नीचे क्यों रहता है मानव जायसवाल जी? ये भी बता दीजिए। किसमें? ह्यूमन इंडेक्स में क्यों नीचे रहता है पश्चिम बंगाल? ये भी बता दीजिए। क्यों बोला जाता है पश्चिम बंगाल में कि वो देश की मुख्य धारा के साथ काम नहीं कर रहा है? एक राज्य जो कभी भारत को लीड कर रहा होता था, वहां पर आजकल कारखानों की कमी है, बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है। सर, एक पॉलिटिकल पार्टी अगर अपना नैरेटिव बनाने के लिए मुख्य धारा और दूसरी धारा की बात करती है, तो सर आप एक बात बताइए, आप हमसे डिजिटली कनेक्टेड हैं, ये मुख्य धारा का प्रमाण है कि नहीं है? हम आपसे शिक्षित तरीके से बात कर रहे हैं, ये मुख्य धारा का प्रमाण है कि नहीं है? हमारी महिलाएं घर घर जाके रोजगार भी करती हैं, वोट देने भी जाती हैं, मुख्य धारा है कि नहीं? 85% वोट होता है, मुख्य धारा है कि नहीं? और जो मुख्य धारा की बात करते हैं, उनके प्रांत में 62% वोट होता है। तो मान लीजिए कि उनसे तो बहुत आगे है। ठीक है। क्या वाकई सौरभ सिकदर जी आप बताइए, उन्होंने कई सारे प्रूफ दे दिए कि बंगाल मुख्य धारा में क्यों है?
आप क्यों आरोप लगाते हैं कि क्यों नहीं बंगाल है? अभी मुख्य धारा में नहीं है? कौन बोलता है सर? दीपक जी, अगर 10 साल काम करते और बंगाल को मुक्तधारा में ले आते तो आज ना वोट के पहले ये नौटंकी करना पड़ता, नहीं तो किसी के नहीं ऊपर सर, ऐसे मुख्य धारा उंगली में उठाना 2016 पड़ता। में जो नहीं गोली मारी आज हमारी में, उसका बहुत बड़ा योगदान है सर। ये लोग आरोप महामारी करते है, करते पूरे सब विश्व, कोर्ट पूरे का देश कंटेम में कर दिया। ये भी महामारी मेरे आ रही जो है। प्रवक्ता बंधु है ये टीएमसी का, इसको पता नहीं नौकरी के लिए है, बीजेपी के ऊपर उंगली अकाल पड़ उठाया, गया है, इलेक्शन नौकरी नहीं कमीशन है, के ऊपर रोजगार उंगली नहीं है, उठाया और अभी सीधा कंपनियां नहीं जाके चल रही सुप्रीम हैं। कोर्ट के मानव ऊपर जी भी सुन उंगली लीजिए उठा ना, रहे हैं। उन्होंने आपकी बात शांतिपूर्ण सुनी, उनको भी सुन लीजिए थोड़ा। इसको भी मुख्य धारा कहते हैं, सभ्यता के साथ सुनना। सुन रहे हैं सर, हमको दीपक लगा कि जी, वो स्टार्ट हो गया। सौरभ जी बोलिए, जल्दी बोलिए, आप बड़े नहीं, पहुंच लेते हैं। मानव जी नहीं, मैं तो मानव जी बीच में बोल रहा था इसलिए चुप हो गया। ऐसा नहीं, है सौरभ भाई, कि हम देखिए, सुने नहीं कि अगर आप बोल दीदी रहे हैं, 10 सॉरी, साल सुनाई नहीं दिया। अपने आप काम करते रहती तो ना इलेक्शन से पहले दीदी को ये नौटंकी करना पड़ता, ना लोगों को सिंपैथी लेने का कोशिश करना पड़ता। अगर काम करती तो जनता जनार्दन उसको तीसरे बार के लिए चुन लेती। लेकिन दीदी जब से समझ गई है 2019 में, जब से उसका पैर के नीचे जमीन फिसलते गया और उसके बाद उसका एक से एक सैनिक उसको छोड़ते चला गया, पुराना सैनिक, तभी दीदी समझ गया कि ये इलेक्शन उसका हाथ से निकल गया है। आज देखिए, दीदी हर जगह जाके काम गिना रहा है, लेकिन जो गुनाह किया है, जो तोलाबाजी किया है, जो सिंडिकेट बाजी किया है, जो कोयला चोरी किया है, बालू चोरी किया है, सारदा नारदा का पैसा चोरी किया है, उसके बारे में क्यों अपना सफाई नहीं दे रहा है कि हाँ भैया हमने नहीं किया है, या हमारे पार्टी में कोई भी किया था तो इसको ये सजा दिया है 10 साल में, ये तो नहीं गिना पा रहे दीदी खाली एक ही हिंदू मुस्लिम, ये बाहर से क्यों आता है, यहाँ से क्यों आता है, बाहर से तो आप भी लोग लाते हो, नहीं लाते हो क्या? हमने तो कभी उंगली नहीं उठाया। हमने बोला क्या जसवंत सिन्हा जी क्यों आ रहे हैं, हमने बोला क्या जया बच्चन जी क्यों आ रहे हैं? सब आ सकते हैं, बंगाल तो सबके लिए, बंगाली सबको स्वागत करते हैं, तो आप मुद्दा छोड़ के इसमें क्यों जाते हो? आप बताओ ना कि 10 साल में आपने क्या कहा। ठीक है, सीधे मानव जायसवाल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आप देश के प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल में बाहर ही कहेंगे, तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना आपसे कि देश के प्रधानमंत्री बाहर ही कैसे हो गए? नहीं सर, ये बात मत बोलिए सर। कभी भी प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री, वो गर्वित है हम लोग सर, लेकिन वो जब बीजेपी के मंच से कोई भाषण देते हैं और जब बीजेपी के मंच से संबोधित करते हैं, अरे पार्टी है उनकी, क्यों नहीं देंगे भाई? पार्टी है उनकी, क्यों नहीं देंगे? होते हैं बीजेपी के सर, वो प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। अरे क्या बात करते हैं भाई, पार्टी है उनकी। ममता बनर्जी क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया नहीं है? आज की तारीख में दोहरे रोल नहीं है उनके, प्रधानमंत्री हुआ। नहीं सर, मैं सीधा क्लियर कर देता हूं। बीजेपी का सांसद ने उसको प्रधानमंत्री बनाया चुन के, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संसदीय दल का नेता है हमारे। नहीं सर, आप जब अपने दल के बारे में प्रचार करते हैं तो आप उस दल के प्रमुख प्रचारक होते हैं, ठीक है? प्रधानमंत्री नहीं होते। मेरे ख्याल से आपको संविधान और पॉलिटिक्स की एबीसीडी को मानव जायसवाल फिर से पढ़ना चाहिए। आपको संविधान और पॉलिटिक्स की एबीसीडी को फिर से पढ़ना चाहिए। क्या इनके सिंह साहब प्रधानमंत्री सिर्फ प्रचारक होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते उस वक्त? बताइए इनके सिंह सर, क्या कहता है हमारा संविधान, क्या कहते हैं हमारे नियम कानून? ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक प्रचारक बन के आ रहे हैं, जब वो भाषण दे रहे हैं तब वो प्रधानमंत्री नहीं है। बड़ा वियर्ड लॉजिक है उसमें। एक पॉलिटिकल डिसेंसी होती है, आप प्रधानमंत्री को बाहर का नहीं कह सकते। मतलब ये ठीक है, वो एक कंटेस्ट कर रहे हैं आपके मुकाबले, बगल के मंच पे खड़े हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री बाहर के हैं। ये टेंडेंसी तो फिर वो खालिस्तान की तरफ ले जाता है, इसलिए ये लैंग्वेज कतई नहीं। और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तो बिल्कुल ही वर्जित है कि देश के प्रधानमंत्री को आप कहें कि नहीं साहब, ये तो बाहर से आए हैं, देश का प्रधानमंत्री बाहर का नहीं होता। नहीं सर, जब प्रचारक होते हैं, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ सवाल का जवाब दे रहा हूं। और दूसरी बात ये है, बीजेपी के प्रमुख प्रचारक नहीं है, बोल दीजिए, हम मान लेंगे, हम नतमस्तक हो जाएंगे, यही तो चाहते हैं। नहीं, आप क्षमा ना मांगिए, आप लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली सही रहिए, बस यही काफी है। लीगली आप हमको बताइए, जब आप ये लेवल कॉन्स्टिट्यूशनली सही रहिए, इतना ही काफी है। आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी अभी मंच से भाषण दे रही है तो क्या सिर्फ तृणमूल की नेत्री है, बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं? प्रमुख नेत्री है, बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं है उस वक्त वो।
उस वक्त तो बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं है, अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे। सर संवैधानिक दायित्व का निर्वाह तो इंसान जीते जी और मरते तक भी करेगा। संवैधानिक दायित्व की बात कर रहा हूँ, संबंध है, व्यक्तिगत दायित्व की नहीं। अजब लॉजिक है आपका, अजब लॉजिक है। आप कंप्लीट करने दीजिए, इनके सर को कंप्लीट करने दीजिए, मानव इनके सर को कंप्लीट करने दीजिए। सर कंप्लीट करिए, ये लॉजिक कहीं उतरता है गले से। हमारा प्रधानमंत्री भी है। नहीं सुन लीजिए, हम प्रचारक की बात एक ही चीज कह रहा हूँ कि कम से कम ममता बनर्जी को जो पुराना परंपरागत पॉलिटिक्स है, बोलिए प्लीज आप। नहीं तकलीफ यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ही बोलिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी वो जो ओल्ड पॉलिटिक्स थी जिसमें वो फायर ब्रांड लीडर हुआ करती थी, आज वो मुख्यमंत्री है और 10 साल हो गया है। तो अब पूछा जाएगा, जैसा बड़ा अच्छा कहा आपके टीएमसी प्रवक्ता ने कि साहब उन्होंने बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन, जितने डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वगैरह हुई है, मैं कुछ नहीं कहता, आप एमएमआर उठा के देख लीजिए वेस्ट बंगाल का मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, बहुत बुरी हालत है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत बुरी हालत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम जब आप बोले तो कम से कम आंकड़ों से सही हो। और दूसरा आपको कुछ नहीं मालूम है, आप कम से कम जो बोल रहा है उसे काउंटर न कीजिए। हम पॉलिटिशियन नहीं है भाई, इसलिए सुन लीजिए। बिल्कुल सही है कि अगर ममता बनर्जी को कह रही है तो वो वैलिड है। कुछ दिन गुजारिए सर बंगाल में। नहीं आपको जो जिस चश्मे से आप देख रहे हैं सर, सीए भाई तुम बदतमीज भी हो यार, कम से कम इतना तो बचाओ। कुछ भले लोग हैं इस देश में जो अनबायस्ड है, समझे? कुछ भले लोग हैं जो अनबायस्ड है, तुम्हें मालूम नहीं है। सुन लीजिए ना, उनकी बात सुन लीजिए प्लीज। बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, 40 साल गुजारे फील्ड में उन्होंने, पूरे देश की खाक छानी है। चेंज करिए तो शायद दिख जाएगा, ये शब्दावली भी आप सीख जाएंगे। बुरा मत मानिएगा सर, क्षमा चाहते हैं, आपसे बहुत उम्र में छोटे हैं, लेकिन यार नहीं है सर। सर बोलिए आप प्लीज। चलिए आप पहले थोड़ा सा और अपने को समझाइए। खैर, इस समय मुद्दा यह है कि ममता बनर्जी, अगर ये कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी के पास कैडर नहीं है, तो ऑल ऑफ ए सडन अगर ममता बनर्जी के लोग छूट के दूसरी तरफ बीजेपी में आ जाते हैं, तो क्या ये मैसेज समाज में नहीं जाता है कि ममता बनर्जी से लोग नाराज हैं, उनके अपने लोग नाराज हैं? सवाल मीर जाफर का नहीं है। अगर आपने 10 साल में अपने कैडर को स्ट्रांग नहीं किया, सेकंड रैंक लीडर को स्ट्रांग नहीं किया, तो ये मैसेज तो मासेज में जाता है ना कि एकल लीडरशिप जो आपकी है उसमें कई खामी है। और आज ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरह लोग छोड़ रहे हैं, यही सब तो एनालाइज करना था ना कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल, आज आप अकेले पड़ गई हैं, ये विक्टिमहुड नहीं, क्योंकि ये आपकी अपनी करनी थी ना। आपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिया होता, आइडियोलॉजिकल बैकअप दिया होता, तो आज ये स्थिति ना होती। ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता। आज बीजेपी में स्थिति क्यों नहीं है? क्योंकि आइडियोलॉजिकल बैकअप बड़ा है, गलत सही है, एक अलग इशू है। सुबीर दा को इसी सवाल के लिए जानना चाहता हूं। सुबीर दा, ममता की सबसे बड़ी गलती यह रही कि 10 साल में वो एक फाइटर लीडर से चीफ मिनिस्टर क्या बन पाए, और दूसरा क्या टीएमसी ममता से शुरू और ममता पे खत्म नहीं हो पा जाती है, जिसका एक्सटेंशन अब अभिषेक बनर्जी तक हो गया है? दीपक, मैं जब बोलूंगा बीच में कोई नहीं बोलना चाहिए। एक दूसरा, एनकेसी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 17 जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यूएनडीपी का, उसमें मैं बाकी शेष भारत के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं। बगल का राज्य है, बंगाली राष्ट्र है बांग्लादेश, उससे हर चीज में पश्चिम बंगाल पीछे है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, फीमेल मैटरनल मोर्टेलिटी से लेके हर इंडेक्स में, 17 इंडेक्स में हम बांग्लादेश से पीछे चल रहे हैं। एक दूसरा, ममता बनर्जी ने काम जरूर किया, बहुत सारे स्कीम्स हैं, बट इसे कहते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ स्मॉल फेवर्स। एनकेसी साहब समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं। ये जो स्मॉल फेवर है कि एक यहाँ डोल दे दिया, क्लबों को पैसा दे दिया, कन्याश्री, युवश्री, इससे कोई धन तैयार नहीं होता है। ये डोल का पॉलिटिक्स है। बड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं आएगा, जिसके बारे में ममता का पॉलिटिक्स रुकावट का पॉलिटिक्स था। सिंगुर नंदीग्राम में जो नुकसान बंगाल को हुआ, इसके लिए ममता जिम्मेदार है, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं। और हाइंडसाइट में हमारा हीरो बुद्धदेव भट्टाचार्य है। आज के तारीख में यह जाहिर होता है कि उस जमाने में
कि जो लैंड लूजर हैं हर बंदे को एक नौकरी मिलेगा उसके। यहां तक जब पहुंच गए थे बुद्धदेव, बेचारा मन्ना जैसे लोग, हम बीबीसी में तो उस वक्त क्लोजली कवर किया है, ये सब आज के लोगों को पता नहीं है, जाके कहा कि दीदी ये तो मान लिया है कि जो लैंड लूजर हैं हर फैमिली को एक नौकरी मिलेगा सिंगूर में। ये जब भी ममता दीदी ने बेचाराम और इनको कहा वापस जाओ, आंदोलन जारी रहेगा। क्यों रहेगा? गोपाल गांधी गवर्नर थे, उन्होंने बीच में बुद्धदेव और ममता को बिठाने का कोशिश किया, वो अड़े रहे। आज के तारीख में पूछिए इन लोगों से कि सिंगूर में ना फसल होता है और ना कारखाना लगा है, वहां के लोग झक मार रहे हैं। ये बड़ा बड़ा बात करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, यही सवाल का जवाब लेता हूं। और बंगालियों का जो सोच हमारे नहीं सर, मैं बात करना चाहता हूँ। अरे चुप रहो, बकवास मत करो। कौन सा संस्कार आता है? कौन सा संस्कार है? कमांड किया अरे कौन सा संस्कार है सर? बीपी मत बढ़ाइए सर, संस्कार बकवास बंद करो। संस्कार से बैठे हैं, संस्कारिक हैं। नहीं, मानव जायसवाल जी उनका दर्द बोल रहा है, उनकी अभिव्यक्ति की बात को समझिए, उनका दर्द बोल रहा है कि सिंगूर को आपने लॉन्ग टर्म बर्बाद कर दिया, अब ना वहाँ फसल है ना कारखाना है। ये तो दर्द है ना सिंगूर का, इससे आप कैसे इनकार कर पाएंगे? इससे आप कैसे इनकार कर पाएंगे बताइए? ना वहाँ पर फसल है ना कारखाना, जवाब दीजिए। बता रहे हैं सर, यही जिला में हिंद मोटर था, यही हुगली जिला में हिंद मोटर था, वहां एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का तजुर्बा था, लोगों में स्किल था, वो स्किल को आपने एक्सप्लॉइट नहीं कर। ठीक है, मानो एक जल्दी से जवाब दीजिए, लास्ट मिनट है मेरे पास। सुबीर दा रुकिए। आपने इन लोगों को बहुत टाइम दिया है, हमें भी बोलना है। नहीं सर, नहीं सर, ये तकलीफ है, इनका दर्द है, इनके सुन लीजिए। एक चीज सुन लीजिए, इनका दर्द है, बहुत दर्द है इनको। एक चीज सुन लीजिए, जहां ऑटोमोबाइल कारखाने का एक ट्रेडिशन था हिंद मोटर, वही हुगली जिला में ये कारखाना लग जाता, आज उसके चलते एक ऑटोमोबाइल हब बन जाता, दूसरे भी इन्वेस्टर ऑटोमोबाइल के वहां आते हैं, क्योंकि एक इकोसिस्टम बन जाता है। अब आज के तारीख में दूसरे लोगों को आप क्या बुलाएंगे? ठीक है, मानव जायसवाल 30 सेकंड में जवाब। सुबीर दा रुकना पड़ेगा आपको, मुझे कंक्लूड करना है। सुबीर दा मुझे कंक्लूड करना है, मेरे पास वक्त नहीं बचा है। मानव जायसवाल जी 30 सेकंड में जवाब। तो बुरा मत मानिएगा, ये जो सुबीर जी जिस तरीके से आंकड़े दे रहे हैं, बहुत ही भ्रमित करने का नहीं है सर, बहुत ही निंदनीय है। दूसरी बात, जो हिंद मोटर की वो बात कर रहे हैं, जो हिंद मोटर की वो बात कर रहे हैं, सुपर मॉडल बनाया था अम्बेसडर, उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट ही नहीं कर पाए, ये उनकी बात कर रहे हैं। 40 साल 35 साल से जब बंगाल में थे, हमारे यहाँ से हमारे पहले वाला जो पीढ़ी थी उसका भविष्य खत्म कर दिया, इतना अंधकार बंगाल में रह दिया, जो क्रांति इन्होंने करी, इसका कोई रूप नहीं। ठीक है, हम यही रखते हैं। गुस्से में क्या कभी कभी गलत शब्द निकल जाते हैं, अगर ऐसा कोई शब्द निकला होगा तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन बहस को कल भी यहां से आगे ले जाएंगे कि वाकई सिंगूर ममता का मास्टर स्ट्रोक था या बंगाल के लिए एक बहुत ही बुरा सपना। कल इस पर बहस होगी। ब्रेक।